सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 49। तो बिना किसी देरी के आज के जो कमाल का एपिसोड है ना, उसे स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट आवर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी रुकिया थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका कुछ समय बाद एग्जीक्यूशन होने वाला है। फिर हमें रुकिया का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रुकिया थी ना, वो ग्रेजुएट हो चुकी थी। और ग्रेजुएशन के बाद जब वो सोल सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है ना, तो जो उसके पास के जो फ्रेंड्स रहते हैं और जो उसके टीममेट्स रहते हैं ना, वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करने लग जाते हैं कि जो रुकिया का बैकग्राउंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसको फेवर मिलता है हर चीज़ में। यहाँ तक के लोगों की इसलिए भी जली होती है क्योंकि जो रुकिया है ना, उसे बिना असेसमेंट के मतलब ऑफिसर भी बना दिया था। ये सब चीज़ें देख के जो अपनी रुकिया है ना, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लोन समझने लग जाती है कि भाई उसके साथ तो है ही नहीं यहाँ पर कोई। तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है काइन शिबा की, जो रुकिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली अंदाज में बात करने लग जाता है। जो अपना काइन है ना, वो रुकिया की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है 13 स्क्वाड में। बहुत टाइम के बाद किसी ने रुकिया से इतने फ्रेंडली अंदाज में बात करी थी और रुकिया को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जो अपना काइन है ना, वो अपनी डींगे मारने लग जाता है। वो बोलता है कि जो अपने कैप्टन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, इसकी वजह से जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है ना, वो मेरे ही सर पे। तो तुम ये समझ सकती हो कि मैं तुम्हारा अब से बॉस हूँ। ये जब चीज़ें सुन के जो अपनी रुकिया है ना, उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके साथ कोई फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहा है। ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा टाइम बीतने लग जाता है और जो रुकिया और काइन का बॉन्ड है ना, वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। जो काइन है ना, वो रुकिया को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करने लग जाता है और जो रुकिया है ना, काइन को अपने आइडल या अपनी इंस्पिरेशन की तरह देखने लग जाती है। फिर जो अपना काइन है ना, वो अपने दोनों दोस्तों से रुकिया को मिलाता है और अपनी वाइफ से रुकिया को मिलाता है, जिनके साथ जो रुकिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल जाती है। ये सब इंसिडेंट होने के कारण जो रुकिया की लाइफ है ना, वो काफ़ी हद तक सुधर गई थी। उसके पास भी कोई था जिसके साथ वो खेल सकती है और जिसकी वो केयर कर सकती है। लेकिन फिर एक इंसिडेंट होता है। एक हॉलो बैटल के दौरान जो काइन है ना, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अपने वाइफ की डेथ को देख के जो अपना काइन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है अंदर से। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी वाइफ की बॉडी को देख के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ काइन की वाइफ की डेथ की वजह से जो रुकिया है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। फिर जिस दिन वो मरी थी ना, उसी रात को वो वापस से ज़िंदा हो जाती है और जैसे ही वो ज़िंदा होती है ना, वो अपने आसपास के जितने शिनगामीज़ हैं ना, उन सबको मार देती है। दूसरी तरफ ये बात जब कैप्टन उतिताके को पता चलती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक डेड वुमेन अलाइव कैसे हो गई। फिर जो कैप्टन उतिताके है ना, वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे जो सोल रिपर्स है ना, उनकी डेड बॉडीज़ दिखती है। जो अपना काइन है ना, वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ की बॉडी एक हॉलो कंट्रोल कर रहा है और उसी ने ये सब काम किए। अपना जो काइन है ना, तभी वो कैप्टन उतिताके की तरफ देखता है और उनसे परमिशन मांगता है कि क्या मैं उस हॉलो को ख़त्म कर सकता हूँ। कैप्टन उतिताके उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके सामने एक कंडीशन रखते कि मैं और जो रुकिया है ना, वो तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर यहाँ से ये लोग जंगल की ओर निकलने लग जाते हैं और जो काइन है ना, उसकी वाइफ को ढूंढने लग जाते हैं, आई मीन हॉलो को। ये लोग काइन की वाइफ को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने आ जाता है एक बहुत पावरफुल सा हॉलो। अपना जो काइन है ना, जैसे ही हॉलो को देखता है, वो समझ जाता है कि यही जो हॉलो है ना, ये उसकी वाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हॉलो को देख के जो अपना काइन रहता है ना, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। तभी जो अपना हॉलो है ना, वो बोलता है कि मैं ही था जिसने तुम्हारी वाइफ को कंट्रोल किया और मैंने उसकी मदद से बहुत सारे शिनगामीज़ को मरवाया। मुझे ये सब काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं किसी को तड़पते हुए देखता हूँ ना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। मगर क्या है ना, अब मैं तुम्हारी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब तुम्हारी वाइफ का यूज़ करना बंद कर देता हूँ और उसे खा लेता हूँ। तो मैंने उसे खा लिया है। अब मुझे नई बॉडी की तलाश है, तो क्या तुम मेरी नई पपेट बनना चाहोगे? ये सब सुन के जो अपना काइन है ना, उसका तो दिमाग खसक जाता है। वो बोलते हैं कि अब तो भाई इसका गेम बजाना पड़ेगा। अपना जो काइन है ना, उसकी बॉडी से निकलने लग जाता है खतरनाक का स्पिरिचुअल प्रेशर और वो रेडी हो जाता है फाइट के लिए। हॉलो और काइन के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान जो अपना काइन रहता है ना, उसका गलती से हाथ वो हॉलो है ना, उसके टेंटिकल की तरफ पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से जो उसकी ज़ैम्पाटो है ना अपने काइन की, वो गायब हो जाती है। ये चीज़ को देख के जो अपना काइन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जो हॉलो है ना, वो काइन को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर कोई शिनिगामी मेरी बॉडी को टच करता है ना, तो उसकी ज़ैम्पाटो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। इसके बाद जो हॉलो है ना, वो अपनी फुल पावर के साथ काइन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसके अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। काइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जो कैप्टन उतिताके और रुकिया है ना, वो ये बैटल देख रहे थे।
काइन की पिटती हुई हालत देख के जो रुकिया रहती है ना, वो इस फाइट के बीच में घुसना चाहती थी, लेकिन जो कैप्टन उचिताके है ना, वो उसे रोक देते। उसे बोलते कि काइन का पर्सनल बैटल है, हमें इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और काइन अपना बदला खुद लेगा। ये सब सुन के जो रुकिया है ना, वो भी रुक जाती है और फाइट को देखने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना काइन है ना, वो कुत्ते की तरह पिटवा रहा होता है वो हॉलो से। भाई लोग, अपना काइन भी क्या ही कर सकता है, भाई के पास तो ज़ंपार्टो ही नहीं है यार। तभी जो अपना हॉलो है ना, वो अपने काइन को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि अब मैंने जो तुम्हारी वाइफ के साथ किया था ना, अब मैं वो तेरे साथ करने वाला हूँ काइन। फिर वो जो हॉलो है ना, वो अपने काइन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ये सब देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसी के सामने जो उसकी इंस्पिरेशन या उसका आइडल है ना, वो इस हालत में आ चुका है। फिर वो जो हॉलो है ना, जिसने काइन की बॉडी के ऊपर कब्जा किया था, वो उसी बॉडी का यूज़ करते सडनली रुकिया के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे तैसे बीच में कैप्टन उचिताके आ जाते और रुकिया को बचा लेते। तभी जो कैप्टन उचिताके है ना, वो रुकिया को ऑर्डर देते कि यहाँ से चली जाओ, मैं ये हॉलो को संभालूंगा। ये सब सुन के जो अपनी रुकिया है ना, वो सडनली वहाँ से भाग जाती है। तभी जो हॉलो है ना, वो कैप्टन उचिताके को देखते बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम चाहो तो मुझे अभी मार सकते हो, लेकिन तुम अपनी पावर को रिवील क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे काइन की बॉडी से निकाल सकते हो, लेकिन मैं बता दूँ, ये तुम्हारी एक गलत फैमिली है। जब मैं किसी बॉडी के अंदर एंटर करता हूँ ना, तो मुझे निकाला तभी जा सकता है जब वो इंसान मर जाए। तो तुम्हें अपने प्यारे स्टूडेंट को मारना होगा अगर मुझे निकालना उसकी बॉडी से। तो ये सब चीज़ों को देख के जो कैप्टन उचिताके है ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने स्टूडेंट को इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। तो वो डिसाइड कर लेते कि अब वो इस हॉलो का गेम 25 करने वाले हैं। अब जो अपने कैप्टन उचिताके है ना, वो सडनली हॉलो के ऊपर अटैक कर देते हैं और हॉलो की जो बैंड बजाते हैं ना, हॉलो वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैप्टन उचिताके है ना, वो हॉलो का गंदा कुत्ता बनाते हैं वहाँ पर। तभी सडनली होता ही है कि जो कैप्टन उचिताके है ना, उनके मुंह से खून आने लग जाता है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है, जिसको देख के जो अपना हॉलो है ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ से भागने की, और वो बिल्कुल चांस मिस नहीं करता और वो यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते जो हॉलो है ना, उसे रास्ते में रुकिया दिख जाती है, जिसको वो एक कमज़ोर शिकार समझ लेता है। तो उसका शिकार करने के लिए रुक जाता है वहाँ पर और उसके ऊपर सडनली अटैक कर देता है। ये सब देख के जो रुकिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो इस हॉलो का सामना नहीं कर सकती थी। लेकिन जो काइन रहता है ना, वो जैसे तैसे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है और अपने आप को रुकिया की स्वॉर्ड है ना, उसके अंदर घुसा लेता है, जिसकी वजह से जो रुकिया की स्वॉर्ड है ना, वो उसके दिल के आर पार चली जाती है और जो काइन है ना, वो रुकिया के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। ये सब चीज़ देख के जो अपनी रुकिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती है, क्योंकि उसी के हाथों से उसका जो आइडल, उसकी इंस्पिरेशन था, वो मर चुका था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कैप्टन उचिताके को दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन कुचिकी के पास गए थे और उसे बोलते हैं कि कल तुम्हारी बहन का एग्जीक्यूशन होने वाला है, क्या तुम उसे रोकने नहीं वाले। कैप्टन कुचिकी उसे रिप्लाई में बोलते कि रुकिया अपने कर्मों का फल भुगत रही है और मैं उस चीज़ को रोकने नहीं वाला हूँ। ये सब चीज़ सुन के जो कैप्टन उचिताके ना, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि तुम कैसे भाई हो, तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन की परवाह नहीं है क्या। सब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कॉन को दिखाया जाता है, जिसकी जो हालत थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जो अपनी इचो की बहन थी ना, वो उसने तो भाई कॉन की ऐसी तैसी करके रखी थी। वो कॉन को एक डॉल की तरह ट्रीट कर रही थी, उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहना रही थी और उसके साथ लड़कियों वाले गेम खेल रही थी, जो कॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसने कॉन को एक निकनेम भी दे दिया था, जो नाम था बॉस टॉक। दूसरी तरफ हमें डॉन कनोजी दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी होशियारी मार रहा था कि भाई मैं ही हूँ इस दुनिया का हीरो, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। उसी रास्ते से अपनी कैरिन गुजर रही होती है, तो कैरिन डॉन कनोजी को देखती है और उसे बोलती है, ओल्ड मैन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। डॉन कनोजी कारिन को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे रिप्लाई में वो बोलता है, कारिन मेरी पुरानी टीममेट कैसी हो तुम, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे पास एक ऑफर लेके, हम क्यों ना ट्रेनिंग कैंप करें। मतलब जो अपना डॉन कनोजी रहता है ना, वो यहाँ पर इनके पास एक ट्रेनिंग कैंप का ऑफर लेकर आया होता है। वो क्या है ना, मेरे शो की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है और मेरी जो पॉपुलैरिटी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो मुझे वापस से पॉपुलर होने के लिए वापस से हीरो बनना पड़ेगा, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी कारिन। तो भाई लोग ऐसी फालतू हरकतें दे रहा होता है अपना डॉन कनोजी। तुम लोग का जैसा रिएक्शन है ना डॉन कनोजी की हरकतों के ऊपर, वैसे ही अपना कैरिन का रहता है, वो उसे इग्नोर मारती है और आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो अपना कॉन रहता है ना, वो खिड़की से भाग जाता है, लेकिन भाई की जो लैंडिंग रहती है ना, वो थोड़ी ऑफ हो जाती है। वो सीधे कनोजी के सर के ऊपर गिरता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। डॉन कनोजी जैसे ही उसे देखता है, उसे लगता है ये तो टॉय हिल रहा है। कॉन को भी एहसास हो जाता है कि डॉन कनोजी ने उसे पकड़ लिया है, तो फिर जो अपना कॉन रहता है ना, अपना मास्टरमाइंड चलाता है और फिर वो एक रोबोट जैसे एक्ट करने लग जाता है। लेकिन जो डॉन कनोजी है ना, वो अपने मन में सोचता है कि ये तो कोई स्पेशल सा टॉय है। तो वो जो डॉन कनोजी रहता है ना, वो उसे बोलता है कि वो देख रास्ते में पैसे गिरे, जा उठा ले। तो जो अपना कॉन रहता है ना, वो हड़बड़ी में जाता है वहाँ पर पैसे उठाने के, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है और डॉन कनोजी उसे बोलता है, ले तेरे को पकड़ लिया मैंने।
अब डॉन कनोजी ने अपने वो कॉन को पकड़ लिया था और उसे मतलब गायब करने वाला था, लेकिन जो कॉन रहता है ना वो उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि भाई मैं कोई बुरी बुरी स्पिरिट नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो थोड़ी बहुत बातें ना अपने डॉन कनोजी भी समझ जाते कि भाई ये बुरा तो नहीं है, मतलब ये बुरा रहता तो अभी तक मेरे पे अटैक कर देता, लेकिन इसने मेरे पे अटैक नहीं करा है तो ये बुरा तो नहीं है। फिर जो डॉन कनोजी है ना अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो अमेजिंग सा सॉफ्ट टॉय है, ये सॉफ्ट टॉय मुझे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी लग रहा है। फिर जो डॉन कनोजी है ना वो अपने कॉन से बोलता है, क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे, हमारी टीम के हीरो बनना चाहोगे। ये बात सुन के जो अपना कॉन रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं हीरो बन गया तो मेरे से बहुत सारी लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें सोच के जो अपना कॉन रहता है ना वो तो ऑफर के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और वो हाथ मिला लेता है अपने डॉन कनोजी के साथ। फिर यहाँ पर यूजू आ जाती है, वही कनोजी वाली फालतू हरकत करने लग जाती है और अपना इंट्रो देती है उसको। फिर जो यूजू रहती है ना वहाँ पर कॉन को देखती है और उसको देखकर उसको याद आता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर तो मेरे पास भी है। तो वो डॉन कनोजी से पूछती है कि ये सॉफ्टवेयर तुम्हें कहाँ से मिला। डॉन कनोजी उसे बताता है कि ये जो है ना ये काराकुरा किंग है, ये मुझे अभी अभी मिला और ये हमारी टीम का नया हीरो है। ये चीज़ को देख के जो अपना कॉन रहता है ना उसकी फटके चार हो गई थी कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मेरे को यूजू ने पकड़ लिया तो वो तो मेरी ऐसी कर देगी। लेकिन किस्मत से यूजू ने उसे पहचाना नहीं होता है। यूजू उसके तरफ हैंडशेक ऑफर करती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे जैसा सेम टू सेम टॉय मेरे पास है जिसका नाम है बॉस्टॉक। फिर जो अपनी यूजू रहती है ना वो अपने कॉन को कपड़े ऑफर करती है और उसे बोलती है ये जो कपड़े हैं ना मैंने बॉस्टॉक के पति के लिए बनाए थे, तो तुम चाहो तो ये कपड़े पहन सकते हो। तो जो अपना कॉन रहता है ना वो कपड़े पहन लेता है और वो कपड़े से सुपरमैन के, तो भाई बन गया अपना सुपर हीरो। दूसरी तरफ हमें स्काई में एक हॉलो दिखाया जाता है जो कि कैटरपिलर जैसा था और वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहा था। अब जो अपने हीरोज़ है ना यानी कि अपने डॉन कनोजी, अपनी यूजू और अपना कॉन भैया, तो ये लोग एक पार्क की तरफ जा रहे होते। तो जो यूजू रहती है ना वो पॉइंट करती कॉन की तरफ, तो इसको देख के ना जो अपना कॉन रहता है ना वो भयंकर डर जाता है। उसको लगता है कि भाई इसको मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ, प्लीज़ भगवान मदद करो यार, इसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो जो अपनी यूजू रहती है ना वो कॉन की तरफ पॉइंट आउट करती है और उसे बोलती है क्या ये चल भी सकता है, वाओ ये तो कितना अमेजिंग सॉफ्ट टॉय है। तभी डॉन कनोजी बोलता है हाँ ये तो बहुत अमेजिंग सॉफ्ट टॉय, तभी तो ये हमारा हीरो है, हमारी टीम का लेजेंड है और ये हमारी टीम का फ्यूचर बनेगा, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है जस्टिस का रखवाला, हमारा काराकुरा किंग। ये सब देख के जो अपना कॉन रहता है ना वो भी अपने ड्रामेबाजी चालू कर देता है। वो जंप करने लग जाता है, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, जो मारना आता है उसको वो सब मारता है और बोलता है ये देखो मेरा कमाल। यूजू बोलती है काश मेरी बॉस्टॉप भी ये सब कर पाती। मैं सोचती हूँ कि मेरी बॉस्टॉप एक जगह बैठी रहती है और पता नहीं वो क्या मन में सोचती रहती है। मुझे नहीं पता उसके पास किस चीज़ की कमी है, शायद तक कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड की कमी हो या फिर उसके पास ड्रेसेस की कमी हो। मैं जब वापस लौटूंगी ना उसके लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों की ड्रेसेस बनाऊंगी। तो ये बात सुन के जो अपना कॉन रहता है ना वो भयंकर ही डर जाता है, बोले ये लड़की मेरे को पागल करके छोड़ेगी। फिर ना कोई कान्होजी के ऊपर कचरा फेंक देता है और कान्होजी कचरे के अंदर दब जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कचरा फेंकने वाले अपने जिंता और उरुरु है। इसके बाद हमें उरुहारा स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो जो अपना डॉन कनोजी है ना वो बोलता है कि वाओ यार हमारे सारे टीममेट एक साथ आ गए। ये सब सुन के जो अपना जनता रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारी टीम गई भाड़ में, तुमको पता है मेरी क्या हालत हुई थी पिछली बार जो टेंसाई है ना उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा था ना यार, मैं बता नहीं सकता। तुमको क्या लगता है आसान होता है ये सब चीज़ें, मैं एक बच्चा हूँ। तभी जो अपनी यूजू रहती है ना वो एकदम क्यूट अंदाज में उससे बोलती है क्या तुम हमारी टीम का पार्ट नहीं हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे लड़ने। ये बात सुन के जो अपना जनता रहता है ना उसके पूरे तार से तार हिल जाते हैं और वो बोलता है नहीं 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 यार मैं आऊंगा, मैं हूँ काराकुरा रेड, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी टीम के साथ लड़ूंगा अब से। तभी उरुरु बोलती है जनता तुम ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, एक बार सोचो मिस्टर टेंसाई कैसे हमारी वाट लगाएंगे अगर हमने उनकी टीम ज्वाइन कर ली तो। जनता को फ्लैशबैक आते कि भाई उसकी वाट किस तरीके से टेंसाई ने लगाई थी। तभी जनता अपने मन में सोचता है नहीं यार भाई लड़की के चक्कर में पिटवाना नहीं है मेरे को, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। वापस से जो यूजू रहती है ना वो जनता को एकदम क्यूट अंदाज में बोलती है तुम चिंता मत करो जनता, हम लोग जो पनिशमेंट है ना वो आपस में बांट लेंगे, तुम्हें मैं अकेले पनिशमेंट नहीं लेने दूंगी। तो ये सब सुन के जो अपना जनता रहता है ना वो तो भाई सातवें आसमान में, बोले हेवेंस में पहुंच गया भाई मैं तो। जनता बोलता है आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं संभाल लूँगा सारी चीज़ें और जो पनिशमेंट रहेंगी ना वो अपन सब आधी आधी मिलके बांट लेंगे। इसके बाद जो अपनी यूजू रहती है ना वो अपनी उरुरु को मना लेती है टीम में आने के लिए। जैसे ये सब लोग एग्री हो जाते हैं टीम में आने के लिए उसके बाद ये लोग वही अपनी पुरानी हरकत करने लग जाते हैं, वो डॉन कनोजी का सिग्नेचर स्टाइल। तो इसको देख के जो अपना कौन रहता है ना वो तो पगला जाता है, बोले भाई ये मैं क्या पागलों की टोली में फंस गया हूँ यार, मेरे को बचा लो भाई कोई तो यहाँ से, प्लीज़ रुकिया बचा लो यार मेरे को आके। इसके बाद हमें इनका ट्रेनिंग सेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग भाई कौन की जो ऐसी तैसी करते, कोई कौन को उठा के पटक रहा, कोई कौन का रॉकेट बना रहा, कोई कौन को धोबी पछाड़ मार रहा, भाई कौन का गंदा कुत्ता बनाया भाई,
इतना गंदा कुत्ता इन लोगों ने हॉलो का नहीं बनाया होगा जितना कॉन का बना दिया। इसके बाद एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है हमें करीन का, जहाँ पर जो करीन रहती है ना उसके सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा होता है और वो परेशान होती है किसी चीज़ को लेके। वापस से सीन अपने कॉन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जो अपना कॉन रहता है ना वो एकदम रो रहा होता है। वो बोल रहा होता है रुकिया ओरे हिमा, कोई तो मेरे को बचा लो यार, मेरे लोगों ने मेरी हालत बिगाड़ के रख दी है। अच्छा खासा मैं एक पिल के फॉर्म में था, लेकिन इन लोगों ने मेरी पूरी हालत बिगाड़ के रख दी, अब मैं कैसे रहूँगा यार, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। तभी ना अपने कॉन के ऊपर किसी चीज़ का शेडो आता है और वो बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी तरफ जो अपने डॉन कनूजी और ये लोग रहते हैं ना इसकी टीम वाले, वो अपने काराकुरा किंग को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि अपने कौन भैया को। तो इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं कौन। और जब हम कौन को देखते हैं ना तो भैया उसको तो पकड़ लिया था वो हॉलो ने, और हॉलो उसको भाई चाट रहा होता है गंदे तरीके से। फिर ये जो हॉलो रहता है ना ये कौन को एक कोने में छोड़ता है और फिर कौन को खाने वाला होता है। तो जो कौन रहता है ना वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो यार, मुझे खाना मत यार, मैं तो अभी बच्चा हूँ। तभी जो हॉलो रहती है ना वो एक फीमेल रहती है और वो बोलती है मैं तुम्हें खाने वाली थोड़ी हूँ, मैं तो तुझे अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, फिर मैं तेरे साथ शादी करूँगी और फिर अपन दोनों साथ में रहेंगे और अपन दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये बात सुन के जो अपना कौन रहता है उसकी तो अंदर से गंदे की फड़े आती है, यार इससे बढ़िया तुम मुझे खा ही लो यार, मेरे साथ इतना बुरा मत करो। फिर जो कौन रहता है ना जैसे ही वो उस लड़की के मतलब हॉलो के पास जाने ही वाला होता है, वो अपने मन में सोचता है रुकिया और ही में मुझे प्लीज़ याद रखना अपनी यादों में, मैं मेरी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारा आइडियल लाइफ मैच नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर देना। और स्पेशल मेंशन उन लड़कियों के लिए जिनके साथ मैं रह नहीं पाया, जिनको मैं कभी देख नहीं पाया, लेकिन वो लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी, उन लड़कियों के लिए भी एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा। मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। तभी उसी टाइम पर डॉन कनूजी अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिनको देख के जो अपना कौन रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है भाई अब मैं बच जाऊँगा, प्लीज़ मुझे बचा लो यार। अपनी जो यूजू है ना वो आगे बढ़ती है कौन को बचाने के लिए, लेकिन जो अपना हॉलो रहता है ना वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी कैरेन आती है और उसको उस अटैक से बचा लेती है। यहाँ से अपने कौन भैया को मिल जाता है मौका, कौन तो भैया यहाँ से भयंकर फुल स्पीड में हुसैन बोल्ट की स्पीड में भागने लग जाता है। अब कौन के पीछे ये लोग भी भागने लग जाते हैं। इन सबको देख के जो हॉलो रहता है ना उसका दिमाग खसक जाता है और वो अपना एक टॉर्नेडो टाइप का अटैक कर देता है इनके ऊपर। ये जो अटैक है ना इससे उरुरु बच के निकल जाती है और वो कौन की एक बॉल बना देती है जो कि वो जनता की तरफ फेंकती है और जनता अपने बैट की मदद से उससे लगाता है एक तगड़ा होम रन। अब उस होम रन में और पावर डालने के लिए जो अपनी कारेन रहती है ना उस पर लगाती है एक शानदार सी किक, और वो जो भाई अटैक था भाई भयंकर का तगड़ा अटैक था। डॉन कनूजी उस अटैक को देख के बोलता है भाई इनका ये तो अल्टीमेट मूव है। अब ये जो अटैक है ना ये हॉलो के आर पार निकल जाता है और एक भयंकर का छेद कर देता है, जिसकी मदद से जो हॉलो रहता है ना वो निपट जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये जो हरकत है ना इन सब की, ये सब रिकॉर्ड हो रही थी और ये टीवी पे टेलीकास्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो एपिसोड है ना ये मतलब एकदम हाई व्यूअरशिप में पहुंच जाता है डॉन कनूजी का, जिसकी वजह से डॉन कनूजी की जो पॉपुलैरिटी है ना वो वापस से काराकुरा टाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रुकिया रहती है ना उसे वो लोग एग्जीक्यूशन टावर के पास लेके जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें ज़राकी का स्क्वाड दिखाया जाता है, यानी कि स्क्वाड 11, जो कि पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था सोल सोसाइटी के अंदर। ये लोग भी रुकिया को बचाना चाहते हैं क्योंकि जो अपना ज़राकी है ना वो इचिगो को अपना दोस्त मानता है। जो अपना स्क्वाड 11 है ना वो रुकिया का एग्जीक्यूशन रुकवाने के लिए जा रहे होते, लेकिन जो अपना ज़राकी रहता है ना उसे कोई सही ढंग से डायरेक्शन बता ही नहीं रहा होता है। एज़ यूजुअल उसके कंधे पे बैठी होती है अपनी याचीरू, और याचीरू का डायरेक्शन सेंस बहुत ही बेकार है, तो वो उसे उटपटांग तरीके के डायरेक्शन बता रही होती है कि भाई तू लेफ्ट ले ले राइट ले ले। तो ज़राकी ना भयंकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी जो इकाकू है ना वो टॉन्ट मारते हुए याचीरू को बोलता है कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना वो सबसे बकवास है हम सब में। ये सब सुन के याचीरू का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने इकाकू के ऊपर थूक देती है। अपनी इतनी घंगोर बेइज्जती देख के जो इकाकू रहता है ना वो बोलता है चिकाकू कि मेरा हाथ पकड़ ले भाई, वरना मैं इस लड़की का मर्डर कर दूंगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वाला प्रिजन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारे चैड, उरियो और ये कांजू शिवा है ना उसको रख के रखा है। भाई लोग इन तीनों के बीच में ये डिस्कशन हो रहा होता है कि भाई हम लोग प्रिजन तोड़ के निकले तो निकले कैसे, क्योंकि इन लोगों के पास कोई रास्ता तो बचा नहीं होता है कि हम निकले कैसे प्रिजन से। तभी इन तीनों को एहसास होता है कि इनकी जो प्रिजन की दीवार है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। तो इन सब की फटके चार कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कोई भूकंप तो नहीं आ गया। तभी इनके प्रिजन की जो दीवार है ना वो आके टूट जाती है, और भाई इसको देख के जो अपना कांजू शिवा है ना वो भयंकर ज़्यादा डर जाता है, बोले भाई ये क्या हो गया। और फिर वो दीवार तोड़ के निकलता है ज़राकी, उसको देख के तो भाई ये लोग और डर जाते हैं। कांजू के मुंह से आवाज़ निकल रही थी, कांजू भयंकर डर गया था कि भाई ये ज़राकी करेगा तो करेगा क्या उसके साथ, क्योंकि वो जानता था ज़राकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ज़राकी के पीछे से ओरेही में निकलती है और ओरेही में इन लोगों को बोलती है कि ज़राकी तो कितने अच्छे इंसान हैं, हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए।
तुम लोग इनसे बिल्कुल मत डरो। अब ये सब होने के बाद जो ये तीनों लोग हैं ना, ये लोग भी शिनगामी वाली ड्रेस ले लेते जो ओरिहिमे ने पहनी थी। अब ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते रुकिया का एग्जीक्यूशन लुकवाने के लिए। इसके बाद भाई लोग सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कैप्टन कुचिगी को दिखाया जाता है। जो अपने कैप्टन कुचिगी थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे। फिर वो एक कबर्ड ओपन करते जिसके अंदर एक फ़ोटो रखी होती है, और जैसी वो हमें फ़ोटो फ्रेम दिखाई जाती है ना, वो फ़ोटो फ्रेम बिल्कुल रुकिया जैसी दिखती है, मतलब वो लड़की। और भाई लोग तुमको पता है, ये जो लड़की है ना, ये अपने कैप्टन कुचिगी की वाइफ है। सो जो अपने कैप्टन कुचिगी रहते हैं ना, वो इस फोटो को देख के और ज़्यादा सैड हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक और कैप्टन को दिखाया जाता है। ये कैप्टन का नाम है कैप्टन कोमामुरा। ये अपने मन में रुकिया की पनिशमेंट को लेके सोच रहे होते कि जो रुकिया को पनिशमेंट मिल रही है ना, वो ज़्यादा ही कुछ बड़ी पनिशमेंट है, कि मतलब सीधे उसको एग्जीक्यूट ही करवा देना। भले ही उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, लेकिन ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि उसको सीधे एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। तो यही बात को लेके जो कैप्टन कोनामुरा है ना, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ पर कैप्टन तोशन आ जाता है अपने लेफ्टिनेंट के साथ, और ये दूसरे कैप्टन को बोलता है कि चलो भाई, रुकिया के एग्जीक्यूशन का टाइम हो गया, हमें वहाँ पर चलना होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद हमें स्क्वाड 2 को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक लेफ्टिनेंट है ना, ये हाथी जैसा, तो ये कुकी आराम से खा रहा होता है। तो ये अपने कैप्टन को बोलता है कि रुकिया के साथ जो अभी हो रहा है, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तभी कैप्टन सोई बोलती है कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है रुकिया मरे या जिए, मेरा काम बचता है कि मेरे को मेरे मिशंस कंप्लीट करने जो मेरे एल्डर्स मुझे बोलते हैं, इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद हमें कैप्टन क्यूराको को दिखाया जाता है, जो एक जगह पे लेटे हुए होते हैं और उनके पास ननाव खड़ी होती है। सो भाई लोग, यहाँ पर जो अपनी ननाव रहती है ना, वो अपने कैप्टन क्यूराको को काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है कि भाई तू कभी तो सीरियस हो जाएगा, तू कभी सीरियस नहीं रहता, हर टाइम तू दारू पीता रहता है या फिर कभी पड़ा रहता है। ऐसे इन लोगों की ऐसी बकवास चलती रहती है। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से हमारे जराकी को दिखाया जाता है, जो कि भाई बिल्कुल रास्ता भटक चुका था। याचिरू ने उसको गलत डायरेक्शन बता के मतलब भाई उसका पूरा रास्ता बिगाड़ दिया। अब वो सब लोग जो है ना, वो एक खुले मैदान के पास आ जाते हैं, जहाँ का मतलब पूरा एरिया खाली रहता है, और जराकी मतलब परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब अपने इकाकू को एक और मौका मिल जाता है टॉन्ट मारने का, और भाई उस मौके से चूकता नहीं है। वो याचिरू को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा होशियार बन रही थी, तुम्हें तो सारे डायरेक्शन पता थे ना, तो अब हमें सारे डायरेक्शन क्यों नहीं बता रही हो तुम। ये बात सुन के जो याचिरू है ना, उसका तो दिमाग सटक जाता है, और वो भाई अपना जो इकाकू है ना, उसका मतलब टकला ही काट देती है। इसके बाद जो अपना जराकी है ना, उसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। सो वो चिल्ला के बोलता है, तुम दोनों कैप्टन्स बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर सकता हूँ। तभी इनके सामने कैप्टन तोशन और कैप्टन कोनामुरा आ जाते हैं। अब अपना कैप्टन तोशन बोलता है, जराकी ये क्या कर रहे हो तुम, अब तुम प्रिजनर्स का साथ देने लग गए। अगर तुमने मन बना ही लिया सोल सोसाइटी को बेट्रे करने का, तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जराकी उसे बोलता है कि तू डायलॉगबाजी करना बंद कर, और दम है तो सीधे आके लड़, और तुम दोनों को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दम हो तो आके मुझसे लड़ो। ये सब सुन के ये दोनों ही कैप्टन है ना, इन दोनों का दिमाग खटक जाता है कि भाई यार ये बोल क्या रहा है। माना कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, लेकिन हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो ये चारों के चारों जो बंदे रहते हैं ना, यानी कि ये दोनों कैप्टन और ये लेफ्टिनेंट फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जराकी इन सब से अकेले फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जो याचिरू रहती है ना, वो बाकी सबको बोलती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें जराकी का जो फन है ना, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीका और इकाकू है ना, वो वहाँ से जाते ही नहीं है। वो अपने कैप्टन को बोलते, नहीं कैप्टन, हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हमें भी फाइट का मज़ा लेना है, आप ये दोनों कैप्टन संभालो, हम इनके लेफ्टिनेंट संभालते हैं। जराकी बोलता है, बहुत सही मेरे बच्चों, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन तुम मेरी फाइट के बीच में मत आना, तुम अपने लेफ्टिनेंट्स को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें भी निपटा दूंगा। सो ये बात सुन के जो उसके लेफ्टिनेंट्स रहते हैं ना, वो अपने वाले बंदे पकड़ते और वहाँ से निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ जो अपना जराकी रहता है ना, वो फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। इसके बाद जो अपना कैप्टन कोनामुरा है ना, वो अपना पहला अटैक करता है, जो जराकी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से लगता है, और जो कैप्टन तोशन रहता है ना, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करता, और वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जराकी का जो एरिया था ना, वहाँ पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देख के ये जो कैप्टन्स है ना, दोनों मन में सोचते हैं कि जराकी को मारना तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, हमें जराकी दिखाया जाता है एकदम बैडेस रूप में। जराकी की बॉडी में स्वार्ड्स गड़ी थी, लेकिन जराकी अभी तक हारा नहीं था। ये सब देख के जो दोनों ही कैप्टन है ना, उन लोगों की फटके चार हो जाती कि भाई किस तरीके का मॉन्स्टर, हमने इसके ऊपर इतने खतरनाक मूव्स किए, लेकिन तब भी अपने पैरों पे खड़ा है। जराकी उनकी तरफ देखता है और उनको बोलता है कि भाई अभी तो मैं पूरी तरीके से रेडी भी नहीं हुआ था, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था, और तुम लोग अभी से थक गए, तुम लोग मेरे लेवल पे ही नहीं हो। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे रेंजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रेंजी रहता है ना, उसने अपनी ज़ेम्पाटो को एक्टिवेट कर लिया होता है, मतलब ज़ेम्पाटो का सेकंड फॉर्म बंकाई। रेंजी योरोइची की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम्हें लगता है कि इचिगो सीख पाएंगा बंकाई इतने जल्दी और रुकिया का एग्जीक्यूशन रुकवा पाएंगा।
योरोइची उसे रिप्लाई में बोलती है कि मुझे इचिगो के ऊपर पूरा बिलीव है कि वो बंकाई सीख लेगा। और दूसरी तरफ जो अपना इचिगो रहता है ना, वो पूरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है अपने जांगेत्सु के ऊपर। भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा इचिगो दिखाया जाता है जिसने भयंकर की ट्रेनिंग करी है और मतलब भाई वो पूरा खूना खून हो चुका है। इचिगो की ऐसी हालत देखकर जो जांगेत्सु है ना, वो उसे बोलते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा लड़ रहे हो इचिगो, मुझे लगता है तुम जल्दी बंकाई एक्टिवेट कर लोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है बंकाई एक्टिवेट करने के लिए। ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना, वो और एग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पर जो इचिगो और जांगेत्सु है ना, उनकी फाइट काफ़ी बढ़िया चल रही होती है। इचिगो की जो स्वॉर्ड है ना, वो बहुत टाइम से टूटी भी नहीं होती है और लग रहा होता है कि भाई फाइनली बंकाई अचीव कर ही लेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना रेंजी रहता है ना, उसने बहुत सारे शिनिगामियों को निपटा दिया होता है और एक शिनिगामी उसके सामने भीख मांग रहा होता है, लेकिन जो रेंजी है ना, वो उसे छोड़ता है और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। अब जो रेंजी का न्यू मिशन है ना कि उसे रुकिया को बचाना है, तो वो उसी तरफ जा रहा होता है रुकिया का एग्जीक्यूशन रुकवाने के लिए। लेकिन जब रेंजी जा रहा होता है ना उस एरिया की तरफ, तो रेंजी को सडनली एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। रेंजी समझ नहीं पाते कि इतना पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर है किसका, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, ये अपने कैप्टन कुचिकी का है। कैप्टन कुचिकी भी समझ गए थे कि जो रेंजी है ना, वो भी रुकिया को बचाना चाहता है, तो जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना, वो सडनली रेंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो अपना रेंजी था ना, वो भी कुछ कम नहीं था और वो जो कैप्टन कुचिकी है ना, उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब ये सब देख के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना, वो भी सीरियस हो जाते हैं और वो अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट करने वाले होते। लेकिन जो रेंजी रहता है ना, उससे पहले ही अपना फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है और कैप्टन कुचिकी को रोक देता है। ये देख के कैप्टन कुचिकी और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि जो रेंजी है ना, वो विदाउट स्पिरिचुअल कमांड के अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर पा रहा है। और अपने कैप्टन कुचिकी को ये भी समझ में आ जाता है कि जो रेंजी है ना, उसने बंकाई भी सीख ली है। तो ये बात को सोच के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते और वो खुश होते कि मेरा स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है। अब अपना रेंजी बोलता है कि मैं सोल सोसाइटी को बिट्रे नहीं कर रहा हूँ सर, ना कि मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा मिशन है कि मुझे रुकिया को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए मुझे आपके खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। और आपको ये भी पता है कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मुझे आपको हराना है, तो मुझे आपको सरपास करना ही होगा। इतने ही बोलने के साथ जो अपना रेंजी रहता है ना, वो अपनी ज़ेम्पाटो को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसका सेकंड फॉर्म, जो कि था एक स्केलेटन वाला स्नेक। ये सब देख के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी सी एज में ये लड़का बंकाई तक सीख गया। और जो अपना रेंजी रहता है ना, वो सडनली बिना कोई टाइम वेस्ट किए कैप्टन कुचिकी के ऊपर अटैक कर देता है और कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन मचाता रहता है उस एरिया के अंदर। ये सब डिस्ट्रक्शन का अपने कैप्टन कुचिकी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने कैप्टन कुचिकी जो रहते हैं ना, वो एक हाथ से रेंजी की बंकाई को डिस्ट्रॉय कर देते और ज़मीन पे एकदम सेफ लैंड होते। लेकिन लैंड होने के बाद वो देखते कि जो रेंजी की बंकाई है ना, वो अभी भी एक्टिवेटेड है। अब अपना रेंजी बोलता है कि मैंने इस मौके का बहुत टाइम से इंतज़ार किया था कि मैं मेरे आइडल को सरपास कर सकूं, और मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है सर, तो मैं आपको हराने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। कैप्टन, मैं आपकी हर तरीके का पैतरा जानता हूँ, मैं आपका हर स्किल सेट जानता हूँ और आपकी स्ट्रेंथ तक जानता हूँ। आपका जो फर्स्ट फॉर्म है ज़ेम्पाटो का, उसमें आपकी जो ब्लेड है ना, वो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स के पेटल में बढ़ जाती है और कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन मचाती है। वो जो पेटल्स रहते हैं ना, वो मिनी साइज़ की ब्लेड्स होती है। और इतने साल आपके साथ काम करने की वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे आपको हराना कैसे है। ये सब सुन के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना, वो और ज़्यादा सीरियस हो जाते और अपने वो हादो आर्ट है ना, उनका यूज़ करते और जो रेंजी की बंकाई है ना, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब होता ये कि जो रेंजी की बंकाई है ना, वो धीरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर जाने लगती है। तो कैप्टन कुचिकी बोलते कि बंकाई सीखना एक अलग बात होती है और उसे ट्रेन करना एक अलग बात होती है। मुझे लगता है तुमने अभी हाल ही में बंकाई सीखी है, इसीलिए तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं कि बंकाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इतना बोलने के साथ जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना, वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से जो रेंजी है ना, वो एक जगह पे बन जाता है। फिर जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना, वो उसे बोलते कि अगर तुम्हें रियल बंकाई देखनी है ना, तो मैं दिखाता हूँ। और जो थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड है ना, वो एक गेटवे की तरह खड़ी हो जाती है उनके आइट साइड में। अब जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना, वो जैसी अटैक बोलते, वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड है ना, वो फ्लावर्स के पेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक मिनी ब्लेड्स थी, और वो कंटिन्यूसली रेंजी के ऊपर अटैक कर देती है। भाई लोग, इस अटैक की वजह से जो अपने रेंजी है ना, उसके पूरे चिथड़े उड़ गए थे। भाई, उसका खून क्या फैल रहा है यार। फिर जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना, रेंजी के पास आते और रेंजी को बोलते, ये चीज़ तुम भूल रहे हो कि हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को भरने के लिए तुम्हें 100 जन्म से भी ज़्यादा जन्म लेने पड़ेंगे। तुम ना मेरे लेवल पे आज हो, ना कल थे, ना कभी हो पाओगे। इतना बोलने के साथ ही साथ जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना, वो वहाँ से जाने लगते। लेकिन जो अपना रेंजी था ना,
वो अपनी विल पावर जमा करता है और अपनी स्वॉर्ड के सहारे से खड़ा होने लगता है। अपना जो रेंजी है ना वो वापस से अटैक करने के लिए बढ़ता है अपने कैप्टन कुचिकी के ऊपर, लेकिन जो कैप्टन कुचिकी है ना वो वापस से स्वॉर्ड उसके अंदर गाड़ देते बहुत सारी। अब जो कैप्टन कुचिकी है वो उससे पूछते कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम रुकिया को बचाना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो मैं तुम्हें यहीं पर निपटाने वाला हूँ। लेकिन वो सारी स्वॉर्डों को तोड़ के जो अपना रेंजी है वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं रुकिया को बचाना चाहता हूँ, और वापस से कैप्टन कुचिकी के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये सब देख के जो अपने कैप्टन कुचिकी ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा अपनी दोस्त को बचाने के लिए कितना ज़्यादा डिटर्मिनेंट है। तो इस बार जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो रेंजी के ऊपर अटैक नहीं करते और उसे मौका देते अपने ऊपर अटैक करने का। जो रेंजी है उसकी स्वॉर्ड वो कैप्टन को बस लगती है और फिर वो गिर जाती है, मतलब रेंजी का गेम बज गया है यहाँ पर। कैप्टन कुचिकी को मारना हलवा नहीं है भाई लोग, वो बहुत पावरफुल बंदा है। लेकिन कैप्टन कुचिकी के मन में रेंजी के लिए जो रिस्पेक्ट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो समझ चुका था कि ये जो उसका स्टूडेंट है ना ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और अपने कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है अपने स्टूडेंट के ऊपर। अब जो कैप्टन कुचिकी है ना वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ना वो जो अपना स्कार्फ है ना वो रेंजी के ऊपर उड़ा देते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से रुकिया के ऊपर आ जाता है कि रुकिया को एग्जीक्यूशन वो एरिया के पास लेके जा रहे होते, तो रुकिया को एहसास हो जाता है कि उसका जो एक फ्रेंड है ना वो निपट चुका है। तो रुकिया वो चिल्लाने लग जाती है कि भाई कौन निपट गया। नहीं भाई लोग, मेरे रिएक्शन फनी थे, लेकिन रुकिया मतलब सैड अंदाज में बोल रही कि भाई कौन निपट गया। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 52 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।